बनाया जा सके। जातीय जनगणना का जहाँ तक बात रही है, इसकी जरूरत इसलिए हम लोग को है क्योंकि आज की भी तारीख में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कई ऐसी नीतियां हैं जो जाति के आधार पर ही बनाई जाती हैं, उनको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करने को लेकर, ताकि उन जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। इस सोच के साथ इन नीतियों को बनाया जाता है। तो ऐसे में सरकार के पास जरूरी है कि उन जातियों के आंकड़े हों जिनके लिए वो नीतियों को बना रहे हैं, ताकि उसी के अनुपात में उस राशि को आवंटित किया जा सके। तो बहरहाल जहां मैं एक तरफ में इस बात का पक्षधर हूँ कि सरकारों, कई बार न्यायालय भी आंकड़े मांगते हैं कि फलाना जाति की क्या आबादी है, वो आंकड़े जरूर सरकार के पास होने चाहिए। मैं उसको सार्वजनिक करने का मैं जरूर पक्षधर नहीं हूँ, बट हाँ, सरकार की अपनी जानकारी के लिए इन आंकड़ों का होना जरूरी है। तेलंगाना सरकार ने इसको हायर कर लिया है सर, कोटा विद इन कोटा को उन्होंने कहा है कांग्रेस ने कि हम इसको तेलंगाना में लागू करेंगे। भाई बिल्कुल, क्योंकि अब कहीं ना कहीं न्यायालय की तरफ से ये संभावनाएं खुली हैं, तो जरूर जो राज्य ऐसी सोच रखती है, बंटवारे की जो सोच रखती है, जो डिवाइड एंड रूल की सोच रखते हैं, वो सरकारें जरूर इसको बढ़ावा देने का प्रयास करेंगी। पर मैं इस बात को दोहराता हूँ, अनुसूचित जाति की एकता ही उनकी ताकत है जो उनको आगे लेकर जाती है। बट कई लोग इस ताकत से घबराते हैं और इसीलिए वो बंटवारा करना चाहते हैं, और इसीलिए वो इस तरीके की सोच को बल देना चाहते हैं जो इस समाज में बंटवारा करे। आज की तारीख में मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा, इस समाज का, इस वर्ग का, इस पूरी जमात का, अनुसूचित जाति जमात का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है, और ये अनटचेबिलिटी में किसी तरीके के क्रीमी लेयर का कोई प्रबंधन नीतीश कुमार ने महादलित पहले से कर रखा है सर। कर्नाटक में राहुल गांधी जी की सरकार है और कर्नाटक ने जातीय सर्वेक्षण कराया है। मैं आज तक यह समझने में अक्षम हूँ कि बिहार में जिस तरह से हम लोगों ने जो जातीय सर्वेक्षण कराया, उसकी सारी रिपोर्ट्स पटल पर रख दिया और उस हिसाब से आगे की भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार है, राहुल गांधी को बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में कर्नाटक में वह जातीय सर्वेक्षण जो उन्होंने करवाया था सिद्धरमैया की सरकार ने, उसको क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं, और वो सार्वजनिक करें और उसको वह कार्य करें। अपनी जहाँ सरकार है वहाँ का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं और पूरे देश की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव 65% आरक्षण पर अध्यादेश लाने की हम से मांग करते हैं। कुछ चीज़ें जो होती है वो संविधान संशोधन की चीज़ होती है। लगातार 1950 से पहले तमिलनाडु में पहले से 70% आरक्षण था। जब संविधान बना तो उस समय संविधान से पहले से तमिलनाडु का आरक्षण था, वह शामिल हुआ। उसके बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट ने जब भी बढ़ा आरक्षण की सीमा, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक किया है। सरकार अपने ढंग से इसको अच्छे से देख रही है। दिक्कत क्या है कि खुद ही तेजस्वी यादव बोलते हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। 1950 के पहले का जो नियम है और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्राइक किया था, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बिहार सरकार अच्छे से स्टडी करा रही है और हम सही समय पे सही निष्कर्ष पर जनता के बीच हुई ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम लोग उन बाधाओं को दूर कर सकें। ऐसे में एक सबसे ज्यादा कॉमन जो दिक्कत हम लोग को अक्सर देखने को मिलती है, वो है चेंज इन लैंड यूज को लेकर होती है। कई राज्यों में रिफॉर्म्स ऐसे होते हैं, लैंड लॉज ऐसे होते हैं कि आसानी से जमीन नहीं मिल पाती है। कई राज्यों में एनओसीज मिलने को लेकर, क्लियरेंसेस मिलने को लेकर भी दिक्कतें आती हैं। इन तमाम बाधाओं को कैसे दूर किया जा सके, उसी उद्देश्य के साथ हम लोग इन बैठकों को आयोजित कर रहे हैं। इससे जो भी फीडबैक मिलेगा, भारत का संघीय ढांचा है और हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर ही, बल्कि हम लोग की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अपना योगदान है, पीएमएफएमई के माध्यम से दोनों का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे में इन तमाम जानकारियों को लेकर जो भी समस्या है, उसको राज्य सरकार के साथ मिलकर उसको जल्द दूर किया जा सकेगा।
ताकि आने वाले दिनों में इस उद्योग को ज्यादा बढ़ावा हम लोग अपने राज्य में दें। चिराग जी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कोटा के अंदर कोटा पॉलिटिकल सवाल में मैं आता हूँ। एक बार हम लोग इस विभाग मैं बिल्कुल इसको लेकर चर्चा चल रही है। और जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए ये विषय आज से ही नहीं, और बल्कि मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैंने इतना इस बात को मैनिफेस्ट कर लिया था। मैंने हमेशा चुनाव प्रचार के दौरान भी आप लोगों ने सुना होगा, और मैंने बिहार बस के माध्यम से लगातार फूड प्रोसेसिंग का ही मैंने जिक्र किया। मुझे लगता है कि मैंने इतना मैनिफेस्ट कर लिया कि अंतोगत्वा मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे इसी विभाग की जिम्मेदारी दी गई, जिसका आपने जिक्र किया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उत्पादनों को मद्देनजर रखते हुए कैसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वहाँ पे लाई जा सके, जो एग्जिस्टिंग है उसको कैसे और बढ़ावा दिया जा सके, इसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे साथी ने पूछा कि कितने रोजगार हम लोग देंगे। भाई मैं संख्या में अपने आप को मैं कतई नहीं बांधूंगा, बट हाँ ये एक ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से रोजगार के कई अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसके माध्यम से जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जिस दिशा में मैं और मेरा मंत्रालय पूरी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। पॉलिटिकल सवाल है सर। बिहार में इतना अनाज जो है नष्ट हो रहा है, कल आपने संसद में खा सकता है, तो क्या आपकी प्लानिंग है कि बिहार के किसानों का अनाज वो नुकसान नहीं, उसके लिए यहाँ पे वेयर हाउस जैसा आपको बनाएं? सिर्फ बिहार के ही किसान नहीं है, देश भर में। और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो काफी सही, पर पिछले कुछ सालों में हम लोग वेस्टेज को और खास तौर पर जो पेरिशेबल आइटम्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जिस तरीके के पदार्थ जो कि जल्द खराब होते हैं, उसकी लॉन्जिविटी हम लोग कैसे बढ़ा सके ताकि लंबे समय तक हम लोग वो पदार्थ खराब नहीं हो। उसको लेकर कोल्ड चेन के माध्यम से हो, कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से हो, इरिगेशन यूनिट के माध्यम से हो, या नई और टेक्नोलॉजी को लाने के माध्यम से हो, या फिर हम लोग एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें ताकि जैसे ही उसका उत्पादन होता है तुरंत वो प्रोसेसिंग में चले जाए, वो टाइम वेस्टेज नहीं हो ट्रांसपोर्टेशन में। इन तमाम अलग अलग दिशाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। काफी हद तक हम लोग इसमें कमी ला पाए हैं, बट और इसको कैसे पूरी तरीके से नियंत्रित करें उसके लिए भी विभाग का पॉलिटिकल क्या सोचे हैं चिराग जी? पॉलिटिकल देखिए, राहुल गांधी जी की स्थिति दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की होती जा रही है, और जिस प्रकार से वो बाल सुलभ बयान दे रहे हैं, वो बयान लग ही नहीं रहा है कि कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो दे रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के बयान नेता प्रतिपक्ष लोकसभा देते हैं, और उनकी स्थिति केजरीवाल जी की होती है। केंद्र की सरकार गिरेगी दावा भी किया जाएगा। अरे देखिए, उनके पास देश के विकास के लिए देश कैसे आगे बढ़ेगा, हम किस प्रकार से विपक्ष के नाते जो केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार है, उस सरकार के साथ के अच्छे कामों की प्रशंसा करेंगे। सरकार अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो आपत्तिजनक है, तो वहाँ नेता के विपक्ष के रूप में उन सारी चीज़ों को रखेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति उनकी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कल आरक्षण के मुद्दे पर फिर एनडीए को अच्छा, तेजस्वी यादव जी आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए को क्या घेरेंगे? हमारी सरकार ने इसे लागू किया, माननीय उच्च न्यायालय ने उसे तत्काल स्थगित किया, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस स्थगन को बरकरार रखा। हम सब सर्वोच्च न्यायालय में जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके द्वारा जो गरीबों को हक देने का काम हमारी एनडीए की सरकार ने की है, वो हक दिलाने का हम सब काम करेंगे। नहीं, तेजस्वी ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को कहा है कि अगर इतनी सीट लाने के बाद भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है केंद्र में, तो सरकार गिरा दीजिए। नहीं, केंद्र में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। लगता है कि अभी जो हाल में बजट पेश हुआ चालू वित्तीय वर्ष का,
लगता है उस बजट सत्र को वो ठीक से देख ही नहीं पाए। कहाँ से देखेंगे? वो 5 दिनों का जो मानसून सत्र था बिहार विधानसभा में, जहाँ के वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पर्यटन पर थे, विदेश यात्रा कर रहे। आप समझ सकते हैं कि जिस नेता प्रतिपक्ष को अपने राज्य के बारे में कोई चिंता नहीं है, वो अब पूरे देश की बात करते हैं। ये बचकाना बयान से उन्हें बचना तो चाहिए। बीजेपी कल में बैठक बुलाई गई है, क्या उद्देश्य है इस बैठक का? अरे देखिए, हम लोग की नियमित बैठक होती रहती है, इसमें पार्टी के कार्यक्रम हैं, हमारी सरकार है और कई ऐसी चीजें हैं जिस पर हम सब बैठक करते रहते हैं। ये एक सामान्य बैठक। इसमें क्या करना है, सरकार इसमें जो ईडी है वो अपना कार्रवाई कर रही है, वो एक प्रक्रिया का अंग है। उसमें कहना क्या है, अगर उन्होंने गलत तो आईएएस संजीव हंस के ऊपर जब रेप का आरोप था, फिर भी कुर्सी पर बनाए रखना चाहिए। नहीं, देखिए वो ईडी अपना काम कर रही है। सरकार ने उन्हें जो जिस विभाग की जिम्मेदारी थी उससे पदच्युत भी किया है और ईडी अपना काम कर रही है और फिर आगे आगे जैसे कार्रवाई बढ़ेगी, सरकार भी अपना निर्णय। आपको लग रहा है सर, बेटा का भी नाम आ रहा है आय से अधिक संपत्ति पर, उसको भी ईडी कार्रवाई करिए, पर जदयू नाराज है। नहीं, देखिए इसमें नाराजगी का कोई बात नहीं है। नाराज कोई क्यों होंगे? जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका सामना तो करना पड़ेगा। नहीं, आपको लग रहा है सर कि संजीव हंस जैसे और भ्रष्ट जो अफसर हैं वो अब पकड़ में आएंगे? देखिए वो तो जांच का विषय है, जांच में जो भी पकड़ में आएंगे सब पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। थैंक यू। नीचे माइक दीजिए ना, कोई आएगा ही नहीं। क्या पूछ रहे हैं यार? देखिए, ईडी की छापामारी तो ईडी एक स्वतंत्र संस्था है। जांच एजेंसियों में उसकी एक अलग पकड़ और पहचान है। वो तो अपने अनुसार जहाँ भी गलत तो करते हैं, जाते हैं, वो चीजें होता है तो छापामारी होती है। छापामारी के बाद जो उनके पास तथ्य आता है तो उसके पास आगे कार्रवाई शुरू करती है। तो यह तो एक हमें लगता है कि समूल रूप से वो चलते रहता है। और अभी तो ईडी, सीबीआई ऐसे स्वतंत्र संस्थाओं को पूरे स्वतंत्र किया गया है और उसमें मजबूत किया गया है कि आप पूरे मजबूती से काम करते रहिए और स्वतंत्र रूप से काम करते रहिए। तो स्वतंत्र संस्था है तो आपके ऊपर किसी भी लेवल का कभी भी आप जो स्वतंत्रता है, आपको स्वतंत्रता पर कहीं कोई प्रश्न नहीं और आप स्वतंत्र रूप से काम आप करिए। यह है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सख्त रूप से हमारा संसद का एक इसलिए नाराज होने का किसी का बात होगा और कोई भी गलत होगा किसी भी स्तर पर होगा तो जदयू भी नहीं बख्शेगा, बीजेपी भी नहीं बख्शेगी, एनडीए भी नहीं बख्शेगा। उसके हम लोग कभी होगा नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो सुशासन के नाम से ही उनकी एक पहचान है हम सबको। तो मुझे तो सौभाग्य है, जब प्रथम बार यहाँ जब सरकार बनी थी तो प्रथम बार सरकार में मैं उस कैबिनेट का एक सदस्य था, उनका सहयोगी करूँ। तो उस समय जंगल राज था, व्यापक जंगल राज था। तो उस समय हम लोगों ने जिस तरीका से अमन चैन और शांति लाया राज्य में, आज प्रभारी जी के साथ बैठक हुई है। देखिए यह तो सीधे बात है कि यह तो बात तो जांच का विषय है ना भैया। और जांच का विषय है तो जांच में कहाँ कहीं कोई आपको दिक्कत हुआ? क्या केस है नहीं है वो तो बात की बात है, कोर्ट और न्यायालय और न्याय उसको देखते रहेगा। लेकिन सरकार पूर्ण रूप, आपको पता है सरकार पूर्ण रूपे ना कहीं भी किसी भी लेवल पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं कर। यह तो आपके सामने आया ना, यह सबसे बड़ी सर आप लोग बैठक में पहुंचे हैं, से मुलाकात करने नए हमारे नए हमारे अध्यक्ष अभी चुने गए हैं, नई जिम्मेवारी है तो उनके साथ सीधे मैन टू मैन भी हो जाए, उनको नमस्कार प्रणाम और हम लोगों का पूरे हृदय से सहयोग करके और हम सब आगे भी संगठन को मजबूत करेंगे। संगठन का भी जो है नीचे मजबूती आए, यह एक बहुत मूल आधार है। 4 जगह उपचुनाव है तो क्या अपने कैंडिडेट की लड़ाने की रणनीति की जा रही है? 4 जगह उपचुनाव जो होने हैं, उपचुनाव तो हम जीतेंगे और 225 में भी हम 220 का टारगेट पार करेंगे।